नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस पुस्तक में से आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक में से सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको हल करने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को देखने के बाद में उसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्रोत की आवश्यकता होती है। कारण क्या है कि जैसे पृथ्वी की आकृति है, जिसको हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, लधवक्ष गोलाभ कह देते हैं, जियोइड कह देते हैं, इलिप्टिकल कह देते हैं। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में बिल्कुल केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें 6371 किलोमीटर की डेप्थ चाहिए। मतलब सरफेस से लेकर के और इसके आंतरिक भाग तक ये जो इसकी दूरी है, इसको हम पृथ्वी की त्रिज्या कह देते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या। इस पृथ्वी की त्रिज्या इतनी बड़ी है, 6371 किलोमीटर तक। यहाँ पर यदि हम तापमान का सिनेरियो देखें तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। खुदाई करें इसकी तो लगभग 32 किलोमीटर की गहराई तक जाएं तो तापमान बढ़ करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा चला जाता है। यदि इस रेशो से तापमान बढ़ रहा है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 6371 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन बात है। तो इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम जानेंगे कैसे, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह को हल करने के लिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कह दिया कि हमें कुछ स्रोत चाहिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें बता सकते हैं। इन स्रोत को हमने कुछ भागों में बांटा है। कौन कौन से वो स्रोत हैं देखें। इन स्रोतों को हमने कृत्रिम स्रोत के रूप में बांट दिया, प्राकृतिक स्रोत के रूप में बांट दिया, प्राकृतिक स्रोत के रूप में बांट दिया। हमने उल्का पिंड के रूप में बांट दिया। और कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने कुछ सिद्धांत पारित किए हैं, उनका वर्गीकरण भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे स्वेस ने रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई है और एक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संस्थान ने अभिनव मत के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को माना है, जो कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। एक्चुअल में ये सभी कयास है, लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को जोड़ते हुए इस कयास को वैज्ञानिक तंत्र से साबित किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। तो इस पूरे टॉपिक को हम, ये जो प्रश्न चिन्ह हमने लगाए हैं, इनको हम इस वीडियो के माध्यम से हल करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पृथ्वी की जो त्रिज्या आपकी इस पुस्तक में बता रखी है वो 6370 किलोमीटर बता रखी है। राउंड फिगर करते हुए एक्चुअल में ये 6371 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संस्थान द्वारा मानी जाती है। ये आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। 6371 भी आ सकता है, 6370 भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना है।
अब जो हमने स्रोत कृत्रिम, प्राकृतिक, उल्कापिंड, रासायनिक, अभिनवमत ये सारे बांटे हैं, इसमें वे स्रोत जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई न कोई ऐसे पदार्थ को बाहर निकाल करके और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट कर दें, वो जो पदार्थ हैं वो प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। और यदि हम उन पदार्थों को ना पाए और फिर भी हम कोई वैज्ञानिक तथ्यों को इस पर इम्प्लीमेंट करें, इस पर अप्लाई करें, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना निकालें, तो वो स्रोत हमें क्या कहलाएंगे? वो हमारे स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत कहलाएंगे। तो हम इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भी बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें, जैसे भूकंपीय आधार पर हमने वर्णन करना है, तो भूकंपीय आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई भी ऐसी चीज प्रत्यक्ष रूप से निकल करके नहीं आती है, जैसे कि ज्वालामुखी में आती है। ज्वालामुखी में तो प्रत्यक्ष स्रोत सबसे बड़ा जो हमारे सामने आ जाएगा वो ज्वालामुखी होएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी है खुदाई। खुदाई जो हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग के दौरान भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ न कुछ निकालते हैं, वो चीज भी हमारी प्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत गिनी जाएगी। इसी माइनिंग के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में हमने 12 किलोमीटर एक गड्ढा किया है। 12 किलोमीटर पृथ्वी के आंतरिक भाग में मनुष्य द्वारा किया गया सबसे गहरा गड्ढा यही है। तो मनुष्य 6371 किलोमीटर में से खोदने में से तो 12 किलोमीटर ही संभव कर पाया है, इससे ज़्यादा खोद नहीं पाया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कयास लगाते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान है, वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। ये चीज़ प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में आपको ये बताया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत की बात आ गई। अप्रत्यक्ष स्रोत में जैसे मैंने आपको बताया था कि गहराई में बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है, लेकिन तापमान, दबाव, घनत्व सब बढ़ते हैं। तापमान बढ़ता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक चीज होती है, जो कि पृथ्वी में आंतरिक भाग में खुदाई संभव नहीं करने देती है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज हम खुदाई और ज्वालामुखी के अलावा जो भी चीज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित अध्ययन करते हैं, वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि उल्कापिंड है, हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति भी सूर्य से मानी जाती है, सूर्य से मानी जाती है, और उल्कापिंड भी उसी का ही एक भाग है, लेकिन हम उसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का साधन है, प्रत्यक्ष साधन नहीं मानेंगे। ये भी किस में आएगा? अप्रत्यक्ष साधन में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्रत्यक्ष साधन कौन सा? उसमें ज्वालामुखी भी दिया जाएगा, भूकंप भी दिया जाएगा, उसमें उल्कापिंड भी दिया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई जो परिकल्पना है वो भी दे देंगे। तो उसमें केवल ज्वालामुखी ही क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्रत्यक्ष साधन है। अप्रत्यक्ष में भूकंप भी है, अप्रत्यक्ष में उल्कापिंड भी शामिल है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय भूकंप संबंधी जो घटनाएं हैं, ये सारी अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर रहता कैसा है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका एक सूत्र होता है Gm1m2/r²। r² जितना ज़्यादा होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कम है, इसीलिए वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहता है। भूमध्य रेखीय व्यास है वो ज़्यादा है, इसलिए वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहता है? कम रहता है। ये सवाल कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है।
क्लियर है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता रहती है और उस भिन्नता का जो मान है उसको क्या कह देते हैं, गुरुत्वीय विसंगति कह देते हैं। तो गुरुत्वीय विसंगति आपने ध्यान में रखना है, कक्षा 11 की किताब में ये दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। भूकंपीय गतिविधि है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहां से सवाल क्या बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए सबसे वैज्ञानिक या आधुनिक या सबसे ऑथेंटिक कह दें, सबसे प्रमाणिक कह दें जो साधन है वो कौन सा है, तो भूकंपीय गतिविधि है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। अब कैसे भूकंप को सबसे पहले हम जानते हैं। भूकंप साधारण भाषा में क्या हो गया, पृथ्वी में कंपन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से भी निकलता है कि पृथ्वी में कंपनी क्या कहलाता है। भूकंप उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो प्राकृतिक हो सकते हैं, वो कृत्रिम हो सकते हैं, वो मनुष्य जनित हो सकते हैं, वो कोई बम विस्फोट का भी हो सकता है, वो कोई खदान है उसके ढहने से हो सकता है, कोई भी कारण उसका हो सकता है। भूकंप की मुख्य जो तरंगे हैं, हम पहले उनकी बात करते हैं। भूकंप की जो तरंगे हैं वो दो प्रकार की हैं। एक वो हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं, उनको भूगर्भिक तरंगे कहेंगे, जैसे पी और एस। इन्हीं तरंगों को हम बॉडी वेव्स कह देते हैं, शरीर तरंगे कह देते हैं। और एक वो तरंगे जो केवल धरातल पर चलती हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, धरातलीय सरफेस तरंग, जैसे कि एल तरंग। अब ये धरातल पर दिखेगी कहां पर और ये जनरेट कहां से हो रही है। देखिए, इनका जो हमें प्रमाणित बिंदु मिलता है वो मिलता है भूकंप की जो तरंगे जहां से उत्पन्न होती है वहां से ऊर्जा निकलेगी, और वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, जो आंतरिक भाग में, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सरफेस है, सरफेस से आंतरिक भाग में यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाएगा, जिसको हम फोकस कहते हैं। इस उद्गम केंद्र से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, ये इस उद्गम केंद्र से सबसे समीपी बिंदु होगा एक। तो दूसरा, यहीं पर सिस्मोग्राफ में धरातल पर सबसे पहले झटके महसूस किए जाएंगे। सिस्मोग्राफ क्या हुआ, भूकंप नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस होंगे। ये जो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होते हैं, ये अधिकेंद्र कहलाएगा। अधिकेंद्र, देखें, एक अधिकेंद्र होता है, एक अवकेंद्र होता है। अवकेंद्र पूछा हुआ सवाल है। अवकेंद्र होता है नीचे वाला केंद्र, जिसको हम उद्गम केंद्र कह देते हैं, जिसको हम हाइपोसेंटर कह देते हैं, जिसको हम अवकेंद्र कह देते हैं, वो ये वाला स्थान होगा। और यदि हम धरातल पर वह बिंदु जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है वो स्थान देखें, तो वो कौन सा होगा, वो अधिकेंद्र होगा। इसको हम एपिसेंटर कह देते हैं। यहीं पर सबसे पहले क्या होता है, भूकंप के झटके धरातल पर महसूस होते हैं, और ये इस उद्गम केंद्र के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। ये बात बड़ी विशेष है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। क्लियर है। अब यदि हम बात करें कि इसके आंतरिक भाग में चलने वाली जो तरंगे हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर जो भी तरंगे चलेगी आंतरिक भाग में जो भी तरंगे चलेगी वो तो कहलाएगी शरीर तरंग, जिसको हम बॉडी वेव्स कह देते हैं। जो सरफेस पर चलेगी, केवल धरातल पर चलती हैं, वो क्या कहलाएंगी, वो धरातलीय तरंग कहलाएगी। धरातलीय तरंग, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पदार्थों के घनत्व में यदि भिन्नता हो तो उसके कारण जो भूकंपीय तरंगे हैं वो परावर्तित भी होती हैं, वो आवर्तित भी होती हैं। अब ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है कि परावर्तन क्या है और आवर्तन क्या है। देखें,
परावर्तन का मतलब क्या होता है कि भूकंपीय कोई तरंग यहाँ से टकरा करके वापिस चली जाए तो वो तो परावर्तन है। और आवर्तन क्या है कि भूकंपीय तरंग आई है और यहाँ कोई पदार्थ से टकरा करके मूल दिशा से भटक करके इधर चली गई है, ये क्या कहलाता है? ये आवर्तन कहलाता है। मतलब मूल दिशा में ना रहे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? भूकंपीय तरंगें जो शरीर तरंगें हैं वो हमने दो बताई हैं, पी और एस। कारण क्या है पी और एस का? ये आंतरिक भाग में चलती है, इसलिए ये शरीर तरंगे हैं। क्लियर है? इस चीज को समझने के लिए हम एक नई स्क्रीन लेकर के आते हैं, उस स्क्रीन पर समझते हैं। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे ये पृथ्वी का ये पूरा सरफेस है, इसके आंतरिक भाग में ये वाला जो हिस्सा है ये हम नीफे परत मानते हैं। और इस नीफे के जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला हिस्सा, नीफे परत का ऊपरी हिस्सा, इसको हम द्रवित अवस्था में मानते हैं। द्रवित अवस्था में यहाँ से जो भी भूकंपीय तरंगें जाएंगी, जिस स्थान पर जाएंगी, जैसे ये यहाँ से भूकंपीय तरंग ऐसे इस तरफ गई, आंतरिक भाग में इस तरफ गई, एक इसके केंद्र में से भी यहाँ से भी गुजर जाती है। अब हमें ये पता करना है कि केंद्र से गुजरने वाली तरंग कौन सी है और यहाँ से जो गुजरी है ये तरंग कौन सी है, और ये यहाँ से क्यों गुजरी है, केंद्र से क्यों नहीं गुजरी है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दोनों जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही रही है, एक का मार्ग ऐसा है, एक का मार्ग ऐसा है, दोनों के ही मार्ग अवतल है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भूगर्भिक तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, जो शरीर तरंगें होती हैं, उनका मार्ग कैसा होता है? अवतल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो धरातलीय तरंग होती है, धरातलीय तरंग वो कैसे चलेंगी? यहाँ से इस प्रकार। तो इनका मार्ग कैसा होगा? इनका मार्ग उत्तल होता है, उत्तल। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके उनके प्रकार कितने हैं, देखिए भूकंपीय तरंगों को हम पी, एस और एल के रूप में बांटते हैं। पी तरंग जो है उनको ध्वनि तरंग कहते हैं, ध्वनि तरंग। एस तरंग है उसको प्रकाश की भांति चलने वाली तरंग कहते हैं, एस तरंग को। और एल तरंग है ये धरातलीय तरंग है, धरातलीय तरंग है। देखिए ध्वनि तरंग स्प्रिंग की भांति गति, स्प्रिंग की भांति गति, दबाव वाली तरंग कह देते हैं, दबाव वाली तरंग। यही वो तरंग है, यही वो तरंग है जिसमें जिस तरफ इसकी दिशा है उसी तरफ इसके अणुओं की गति भी होती है, दबाव भी उसी तरफ लगेगा जिस तरफ ये तरंग आगे बढ़ रही है। जैसे स्प्रिंग में होता है कि स्प्रिंग इसको कंप्रेशनल ऐसे और ऐसे कंप्रेशनल करते हैं, तो ये स्प्रिंग जिस प्रकार कंप्रेस हो रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है ये तरंग। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप जब डीजे के सामने बैठते हैं तो आपके मस्तिष्क में महसूस कर रहे होते हैं कि जब कंप्रेशन होता है मस्तिष्क में, जैसे दबाव महसूस होता है, उस प्रकार की तरंगे क्या कहलाती है? ध्वनि तरंग, पी तरंग कहलाती है। इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसकी विशेषता ये ध्यान में रखनी है कि ये ठोस से भी गुजर जाती है, ये द्रव से भी पास हो जाती है और ये गैस से भी निकल जाती है। पदार्थ के तीनों ही अवस्था से ये पास हो जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एस तरंगों में ऐसा नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग ये प्रकाश की भांति गति करने वाली तरंग कहलाती है। और एस तरंग केवल किस में से चलती है? ठोस में से चलती है। और एल तरंग जो है वो धरातलीय तरंग ही है। देखिए इनमें गति जो है वो सबसे ज़्यादा पी की होती है, लेकिन विनाशकारी जो सबसे ज़्यादा होती है वो एल तरंगें होती है, क्योंकि धरातल पर चलने वाली तरंग ही यही है।
क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहां देखें, पी तरंगों की गति चलने की जो है वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, प्राथमिक तरंग होती है, और ये ध्वनि की तरह चलती है, गैस, तरल और ठोस तीनों ही से गुजर जाती है, और इसकी गति सर्वाधिक होती है। ये चीज़ है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एस तरंग जो है वो केवल ठोस से गुजरती है और पी के अंतराल से आती है, इसलिए इसको द्वितीयक तरंग कह देते हैं, सेकेंडरी वेव्स है ये। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये केवल कहाँ से गुजरती है? ठोस माध्यम से ही गुजरती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर परावर्तन और आवर्तन जो है मैं बता चुका हूँ आपको। ये भूकंप लेखी पर जो भिन्नता होती है उसके हिसाब से देखें तो पी तरंग सबसे पहले, एस तरंग बाद में, और अंतिम धरातलीय तरंग आती है। और ये धरातल पर चलने वाली सबसे प्रमुख तरंग कौन सी है? एल तरंग ही है, और यही तरंगे हैं जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इन तरंगों से कुछ छाया क्षेत्र बनते हैं। कारण क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका ऊपरी भाग द्रवित है, और एस तरंगे जो हैं यहाँ से केवल इस द्रवित भाग से यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ तक पहुँच पाती है, और इस तरफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच पाती है। यदि हम एक वृत्त में यहाँ से 0 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 180 डिग्री का कोण होता है। इस तरफ भी देखें तो 0 से ये 90 डिग्री का कोण होता है, और ये 180 का। यहाँ से ये भाग जो है, ये भाग जो है वो 105 डिग्री का है, 105 डिग्री का। इस तरफ भी 105 डिग्री का। इसके बाद में कहीं भी 105 से 105 के बीच में एस तरंग नहीं है, इसीलिए एस तरंगों का जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखें तो पी तरंगे आ तो जाती है, लेकिन वहाँ से परावर्तन और आवर्तन के कारण वो 145 डिग्री के बाद ही रिप्रेजेंट हो पाती है। 145 से 145 के बाद तो रिप्रेजेंट होती है, लेकिन 105 से 145 के बीच में कहीं भी कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं आती है। ये सवाल आरपीएससी ने पूछा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसीलिए 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यही वो सवाल है जहां पर पी तरंगों का भी भूकंपीय छाया क्षेत्र है। केवल पी तरंगों का कहें तो भी यही क्षेत्र है, और भूकंपीय छाया क्षेत्र कह दें तो 105 से 145 कोई भी भूकंपीय तरंग यहाँ पर नहीं आती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही चीज़ आपको बता रखी है। अब देखें, जो एस तरंगों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया है, ये पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर भूकंपीय छाया क्षेत्र के रूप में यदि आ रहा है तो एस तरंगों का ही आ रहा है। कितना एरिया है ये? 40% भाग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि 40% लगभग भाग पर भूकंपीय छाया क्षेत्र किसके कारण बना है? एस तरंगों के कारण बना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यदि इसका ये सारा सिस्टम हम देखें, ये सारा वर्णन करें, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें तो वहाँ वो कैसा हमें प्रतीत होता है? वो प्रतीत होता है कि जो केंद्र है, जो इसका निफ्य परत है, वहाँ उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो द्रवित अवस्था में है। ये हम भूकंपीय आधार पर वर्णन कर सकते हैं, और कोई ऐसा कोई भी स्रोत नहीं है जो इसका इतना प्रामाणिक अध्ययन हमें बताता है। इसीलिए भूकंप को सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक आधार हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को ज्ञात करने के लिए मानते हैं। क्लियर है? अब भूकंप के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं।
भूकंप के मुख्य 5 प्रकार है। पहला सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप है। विवर्तनिक भूकंप क्या चीज है? जो भ्रंशन के कारण किनारों पर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उसको विवर्तनिक भूकंप कह देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो आता है वो ज्वालामुखीय भूकंप कहलाता है। यदि खनन कार्यों के कारण जो भूकंप आता है उसको नियात भूकंप आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। इसको कोलैप्स टेक्टोनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक भी कह सकते हैं और नियात भूकंप भी कह सकते हैं। चौथा जो प्रकार है वो परमाणु विस्फोट के कारण या रासायनिक विस्फोट के कारण आता है, उसको विस्फोटक भूकंप कह देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बांध निर्माण के समय यदि बांध टूट करके ढह जाए या पुराना बांध ढह जाए तो उससे यदि कोई भूकंपीय गतिविधि हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? बांध जनित भूकंप कहेंगे। क्लियर है? अब भूकंप नापा कैसे जाता है? देखें, भूकंप को नापने के लिए एक जो यंत्र है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या नाम है इसका? सिस्मोग्राफ। और इसको नापने के लिए 2 इकाइयां हैं। पहली इकाई रिक्टर पैमाना है और दूसरा मर्केली पैमाना है। मर्केली पैमाना, ये दोनों आपने ध्यान में रखने। रिक्टर पैमाने में 0 से लेकर के 10 तक डिजिट होती है और मर्केली पैमाने में 1 से लेकर के 12 तक डिजिट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यदि एक तीव्रता बढ़े रिक्टर पैमाने में, जैसे भूकंप 5 से 6 रिक्टर पैमाने का हो गया है, तो इसका विनाशकारी जो प्रभाव है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इससे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो 32.6 गुना ज़्यादा हो जाती है। ऊर्जा कितनी ज़्यादा निकलेगी? 32.6 गुना ज़्यादा निकलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। क्लियर है? भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, हम महसूस भी कर सकते हैं इसको। हमने प्रत्यक्ष भूकंप आते भी देखे हैं, जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन हो सकता है, मृदा द्रवण हो सकता है, धरातल पर एक तरफ झुकना हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, धरातलीय विस्थापन, बांध, तटबांध टूटने की गतिविधि और उनसे बाढ़ का आना भी हो सकता है, आग का लगना, इमारतों का टूटना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर फिर से आ गया। देखिए, सुनामी क्या चीज़ है? यदि अंतःसागरीय भूकंप आए और उस भूकंप से बड़ी लहरें उत्पन्न हो करके किनारे वाले हिस्से पर, जैसे ये महासागरीय भाग है, यहाँ पर आंतरिक भाग में कोई भूकंप का जनरेशन हुआ और ये भाग यहाँ से तरंगे उठ करके और यहाँ पर आके गिरे और यहाँ जो मानव बसावट है या कोई आर्थिक क्रियाकलाप, मत्स्यन, सब कुछ है, यहाँ को बहा करके इस तरफ समुद्र में ले जाए, महासागरों में ले जाए, ऐसी गतिविधि क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। बड़ी खतरनाक होती है। क्लियर है? बहुत बड़ी त्रासदी है ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और कारण इसका क्या रहता है? भूकंप। तो भूकंप जनित ही क्रियाकलाप है क्या? सुनामी। और अंतःसागरीय भूकंप से जो भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती है उसको क्या कह देते हैं? सुनामी कह देते हैं। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए जो अभिनव मत है उसको आपने ध्यान में रखना है। अभिनव मत को देखिए, अभिनव मत में क्या चीज है? जो अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संस्थान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूकंपीय तरंगों और अन्य स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। क्या? क्रस्ट, मेंटल और कोर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 परतें बताई है पृथ्वी की आंतरिक भाग की। किसमें? अभिनव मत के अनुसार। इसमें जो क्रस्ट है उसका यदि हम सिनेरियो देखें क्रस्ट का,
तो इसका महासागरों के नीचे औसत जो मोटाई बताई है वो 5 किलोमीटर ही बताई है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। महाद्वीपों पे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई कितनी हो जाती है, जितना ऊंचा पर्वत जैसे हिमालय पर्वत है उसके नीचे 70 किलोमीटर तक मानी गई है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अब यदि हम केवल मेंटल को ही देखें, मेंटल परत को ही देखें, तो मेंटल परत में क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए मैं एक नई स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं। देखो, जैसे कि ये हिस्सा है, अब इसमें धरातल से लेकर के और 30 किलोमीटर की गहराई तक, 30 किलोमीटर की गहराई तक ये जो हिस्सा है इसको हम क्रस्ट कहेंगे। ये जो हिस्सा है क्रस्ट कहेंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर की गहराई तक, 200 किलोमीटर की गहराई तक ये जो भाग है ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जितना भी ज्वालामुखी के लिए लावा या मैग्मा निर्माण होता है वो इसी मंडल से आता है, इसी मंडल से आता है। एक्चुअल में क्या चीज़ है, 30 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये सारा मेंटल का ही हिस्सा है। ये मेंटल का हिस्सा ही है। और 2900 से लेकर के और 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक ये कोर का हिस्सा है, कोर का हिस्सा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यदि केवल मेंटल की बात करें तो ये 83% पृथ्वी का आयतन घेरता है और 68% ये द्रव्यमान घेरता है पृथ्वी का। ये चीज़ पूछी जा सकती है। क्लियर है। अब देखें, इसमें से 30 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है इसको क्या कह देते हैं, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, या इसका एक और भी नाम है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना है। 200 किलोमीटर से लेकर के और 700 किलोमीटर की गहराई तक ये क्या कहलाता है, ये ऊपरी मेंटल कहलाता है, ऊपरी मेंटल। और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो ये क्षेत्र है इसको निचली मेंटल कहते हैं, निचली मेंटल। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो दुर्बलता मंडल अल्टीमेटली किसका हिस्सा है, मेंटल का ही हिस्सा है। और यहाँ पर यदि हम भूकंपीय असात्यता देखें, जहाँ पर भूकंप की गति जो है अकस्मात परिवर्तित हो जाती है, वहाँ पर घनत्व के अंतराल के कारण, तो क्रस्ट के बीच में यहाँ पर एक असात्यता है जिसको भूकंपीय असंबद्धता कह देते हैं। यहाँ पर कोनार्ड असंबद्धता है, कोनार्ड असंबद्धता। यहाँ पर 30 किलोमीटर की गहराई पर यहाँ पर जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहाँ पर स्थित है, इस असंबद्धता को क्या नाम दिया गया है, मोह। मोह असंबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। मोह असंबद्धता किसके बीच में पाई जाती है, तो ऑप्शन यदि ये आ जाए कि क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच में तो भी सही है, एस्थेनोस्फीयर ना दे करके सीधा क्रस्ट और मेंटल दे दे तो भी सही है। क्लियर है। ये चीज ध्यान में रखनी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्रस्ट और ऊपरी मेंटल दे सकते हैं जो कि सही नहीं होगा। ऑप्शन में आपको दुर्बलता मंडल या फिर सीधा मेंटल शब्द मिल जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बड़ा ध्यान से इस प्रश्न को हल करना है। क्लियर है। तो ये मेंटल का जो हिस्सा है इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, बुक में भी यही चीज आपको यहां पर बताई गई है। देखें, ये भूपरपट्टी 100 किलोमीटर की मोटाई मान ली इसकी, ये मेंटल का हिस्सा है और यहाँ पर 2900 किलोमीटर ये दे रखा है। क्लियर है। और उसके बाद में 2900 से लेकर के यहाँ पर 6378 दे रखा है। एक्चुअल में ये 6371 किलोमीटर होता है। क्लियर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखें, महासागरों के नीचे जो घनत्व पाया जाता है
किसका, भूपर्पटी का, वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है। भूपर्पटी का औसत कितना है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, कोर की यदि हम बात करें तो कोर वास्तव में इसको हम क्या कह देते हैं, निफे परत। निफे परत, निफे एक्चुअल में क्या है, निकिल तथा फेरस से बनी हुई है। निकिल प्लस फेरस से बनी हुई है। फेरस लोहा, निकिल, इसी से यदि हम कयास लगाएं तो ये क्या धात्विक मंडल है क्या, धात्विक मंडल। यही वो परत है जो पृथ्वी को स्थायित्व देती है, जो चुंबकत्व देती है। कौन सा, निफे परत। इसका घनत्व सर्वाधिक होगा क्योंकि धातुओं से निर्मित है। क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसमें 2900 लेकर के 6371 तक ये परत है, लेकिन बीच में 5150 किलोमीटर इसका एक विभाजक जोन आता है, जो घनत्व अंतराल के कारण आता है। ये ऊपरी में ये कोर हो जाएगी और ये आंतरिक कोर हो जाएगी। ये चीज आपने समझनी है। क्लियर है। नेक्स्ट जो अपना आधार है वो ज्वालामुखी है। देखें, ज्वालामुखी की यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी एक्चुअल में है क्या चीज, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये हम पढ़ करके आए हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा जोन बनता है जिसको हमने दुर्बलता मंडल भी कहा था। वहां पर लावा द्रवित रूप में मिलता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि वो लावा मिले आंतरिक भाग में तो वो मैग्मा कहलाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और यदि वो उद्भेदित हो करके धरातल पर या भूपटल पर आ जाए तो ऐसा पदार्थ लावा कहलाता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आंतरिक भाग में द्रवित रूप में है तो वो तो क्या कहलाएगा, मैग्मा है। और ये यदि वो उद्भेदित होकर के धरातल पर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। इसके साथ क्या आता है, सर्वाधिक क्या होती है, गैसें तथा जलवाष्प। गैस से वह जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा ज्वालामुखी, बम, राख, धूलखंड, ये गैसें के साथ निकलने वाले पदार्थ हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी के प्रकार बताए गए हैं। सील्ड ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, सील्ड ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी में क्या होता है, यह ध्यान देने वाली बात है। ज्वालामुखी में लावा जो उद्भेदित हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि लावा उद्भेदित हो रहा है, इससे बनने वाला जो ये शंकु है, इससे बनने वाला शंकु है, ये तीव्र ढाल का है। ये तीव्र ढाल है, ये मंद ढाल है। ये ढाल कैसा है, मंद है। और ये ढाल कैसा है, तीव्र ढाल है। यदि मंद ढाल का है इसका मतलब इसमें द्रवित पदार्थ ज़्यादा है। और तीव्र ढाल का है इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और इसमें लिक्विडिटी, द्रवित जो भाग है वो कम है। यदि द्रवित भाग कम होगा ऐसा लावा अम्लीय लावा होगा, और यदि द्रवित भाग ज़्यादा होगा तो ऐसा लावा क्षारीय लावा होगा। क्षारीय लावा, क्षारीय मतलब बेसिक। ठीक है। अब बेसिक लावा जैसे ही आएगा, जो जैसे क्षारीय लावा होगा तो इसमें ज़्यादा विस्फोट नहीं होगा और ये बहुत एरिया को कवर करेगा। क्लियर है। और इसका जो प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको बेसाल्टिक प्रवाह कह देते हैं। ये ज़्यादातर किस एरिया में होता है, जो हम प्रथम प्रकार के ज्वालामुखी पढ़ते हैं, कौन से, मोनालोआ, जो हवायन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं उसमें आता है ये। जैसे ही आप फर्स्ट ग्रेड का जो 12th और 11th के सिलेबस से बाहर का वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से ये मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है। ये 11th लेवल का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेसाल्ट प्रवाह
को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी जो हैं वो सील्ड ज्वालामुखी कहलाते हैं और ये सबसे विनाशकारी होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है। उदाहरण इसका जैसे मैंने अभी बोला हवाइन द्वीप के ज्वालामुखी, जिसमें मैंने नाम भी बताया आपको, मोनालोआ। मोनालोआ क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है। मोनालोआ ज्वालामुखी हवाइन तुल्य ज्वालामुखी का प्रकार है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मिश्रित प्रकार के ज्वालामुखी कौन से होते हैं? इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। मतलब इसका उद्गार कैसा होगा? इस प्रकार का होगा, अम्लीय प्रकार का होगा। क्लियर है, वो मिश्रित प्रकार के ज्वालामुखी होंगे। ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं? देखें, एक बड़ा अंतर आता है जिसको हम कह देते हैं क्रेटर, एक है कार्डेरा, एक होता है कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्रेटर तो वो भाग है जहां से ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, उस मुख को क्या कह देते हैं? क्रेटर। क्रेटर का बड़ा रूप जो होता है, बड़ा रूप होता है, वो कार्डेरा कहलाता है। कार्डिलेरा क्या होता है? पर्वतों की श्रृंखला को कार्डिलेरा कहते हैं। ये अंतर आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? ज्वालामुखी कुंड कार्डेरा है। कार्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी जहां से उद्भेदित होते हैं, वहां पर कौन से आकृति का निर्माण होता है? कार्डेरा प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, बेसाल्ट प्रवाह क्या चीज है? बेसाल्ट प्रवाह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ज्वालामुखी अधिक तरल लावा के होते हैं। मतलब इसमें जो लावा का प्रकार होता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकार के लावा होते हैं इसमें, क्षारीय प्रकार के लावा। क्लियर है? इसमें जो उद्भेदन है वो दरारी उद्भेदन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि भारत में जो दक्कन का पठार है वो दरारी उद्भेदन का प्रकार माना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी निकल गया है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? दरारी उद्भेदन का उदाहरण है। क्लियर है? इसके अलावा जो बनने वाली आकृति है वो कौन से है? मध्य महासागरीय कटक है। देखिए, मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं? जो महासागर हैं, जैसे कि महासागर, मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक चित्र बनाया है, महासागर है। इस महासागर में डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं जो है, डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कटक कहलाती है। डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं वो उसकी तली से तो ऊपर हैं लेकिन वो महासागरीय भाग में डूबी हुई है, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? वो कटक कहलाती है। और ये किसके कारण बनी हुई है? ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि आंतरिक भाग में यदि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और आंतरिक भाग में ही धरातल पर आने की बजाय आंतरिक भाग में ही उनका जमाव हो गया है, तो वो आकृतियां क्या कहलाती है? यहां पर ध्यान दें। देखिए, आंतरिक भाग में यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहां पर इस जगह एक लावा का जो भंडार है, मैग्मा भंडार है, वो यहीं पर जमाव हो गया है। इस आकृति को हम बेथोलिथ कहेंगे। बेथोलिथ, इस आकृति को हम क्या कहेंगे? बेथोलिथ कहेंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यदि ये उद्भेदन हो करके धरातल के नजदीक एक गुंबदाकार आकृति, इस प्रकार की आकृति बना दे, इसको हम लेकोलिथ कहते हैं। लेकोलिथ। यदि ये क्षैतिज रूप में जमाव हो जाए तो इसको हम सिल कहते हैं। सिल। क्लियर है? और यदि ये एक ऊर्ध्वाधर रूप में ऐसे जमाव हो जाए तो इसको हम डाइक कहते हैं। डाइक। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसको क्या कह देते हैं? डाइक कह देते हैं। क्लियर है? यदि ये
अपनति और अभिनति के रूप में ऐसे जमाव हो जाए तो इस आकृति को हम फैकोलिथ कहते हैं, फैकोलिथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और यदि ये छिछली बेसिन के रूप में, छिछली बेसिन के रूप में इस प्रकार की आकृति के रूप में जमा हो जाए, छिछली बेसिन के रूप में, तो ये चीज लेपोलिथ कहलाती है, लेपोलिथ। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। तो बेथोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, सिल, लेकोलिथ और लेपोलिथ, ये 6 प्रकार की आकृतियां हैं जिसको आपने इस पुस्तक में पढ़ना है। इसका डिटेल से वर्णन यहाँ पर दिया है। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर बेथोलिथ को ही पढ़ते हैं। ये भूगर्भिक अत्यधिक गहराई में ठंडा हो जाने से गुंबदाकार आकृति विकसित हुई है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। क्लियर है, ये ग्रेनाइट के बड़े पिंड होते हैं, इनको बेथोलिथ कह देते हैं। नेक्स्ट है लेकोलिथ। ये गुंबदाकार विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसको हम किस रूप में मानते हैं, गुंबदाकार रूप में। इस प्रकार की संरचना में होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लेकोलिथ बताया। ये रहा इस प्रकार की संरचना। क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट उदाहरण, कर्नाटक का पठार जो ग्रेनाइट चट्टानों का बना है वो लेकोलिथ का उदाहरण है। सीधा सही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल यदि तस्तरी के रूप में या छिछली बेसिन के रूप में इस प्रकार से जमा हो जाए ये मैग्मा आंतरिक भाग में ही, तो वो क्या कहलाएगा, वो लेपोलिथ कहलाएगा। यदि लहरनुमा या अपनति और अभिनति के रूप में हो जाए जमा, तो वो क्या कहलाता है, वो फैकोलिथ कहलाता है। यदि वो लंबवत रूप में ऐसे जमा हो जाए तो वो डाइक कहलाएगा, और यदि क्षैतिज रूप में जमा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो सील कहलाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कक्षा 11 के पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर में से हम और आपने मिल करके इस वीडियो को हल किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप ये वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो व्याख्याता प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।